जानते हैं, हम मनुष्यों के पिछले युग बहुत व्यस्तता में बीते हैं। हमने चौपायों की तरह चलना बंद किया और चिंपैंजी से मनुष्य बनने तक की लंबी छलांग लगाई है। हमने बहुत से कारनामे किए हैं, ये बात तो पक्की है। हमने कुछ बहुत अच्छी चीजें बनाई हैं। और इसी से मेरे दिमाग में ख्याल आया है कि अब से हजारों साल बाद जब विद्वान लोग पीछे मुड़कर देखेंगे और मानवता के इतिहास में उन आविष्कारों की सूची बनाएंगे जिन्होंने दुनिया के रूप को बदला, तो किन चीजों के नाम लिखेंगे? बिजली का बल्ब, स्टीम इंजन, इंटरनल कंबस्शन इंजन, हवाई जहाज, गाड़ियां और जी हां, डबल रोटी। सूची लंबी है, लेकिन इन सब चीजों के साथ हाल ही में हुई एक नई खोज का नाम है। इस नई आविष्कार का मूल पता नहीं क्या है, लेकिन बहुत ही कम वर्षों में इसने हमारी सारी जिंदगियों को एक चक्रवाती तूफान की तरह चकरा दिया है। जिस आविष्कार का हम जिक्र कर रहे हैं वो है वर्ल्ड वाइड वेब, एक आश्चर्यजनक और आभासी ब्रह्मांड जहां विपुल धन है, जिसने अनगिनत उद्योगों का नक्शा बदल दिया और दुनिया के काम करने, खेलने, बातचीत करने, खरीदारी करने और यहाँ तक कि किसी से प्यार हो जाने तक के तरीके को बदल दिया। मेरा नाम जॉन हाइलमैन है और मैं यहाँ आपको वो कहानी सुनाऊंगा कि कैसे वर्ल्ड वाइड वेब कहीं नहीं से सब कहीं तक जा पहुंचा है। इस कहानी को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि जर्नलिस्ट होने के नाते इस पूरे किस्से को मैंने सबसे पहली कतार में बैठकर देखा है। मैं सिलिकॉन वैली में एक दशक से भी ज्यादा वक्त से था और उन पलों का चश्मदीद गवाह हूँ जिन्होंने इंटरनेट युग को आकार दिया है। हाल ही में उभरे वेब के भविष्य पर किसका नियंत्रण होगा, इसका फैसला करने के लिए ताकतों के बीच घमासान संघर्ष हुआ। जिम क्लार्क मेज पर हाथ पटक कर कहने लगे कि हम इस मुहिम को अभी सार्वजनिक बनाएंगे। सौदा पक्का। मैंने 66 करोड़ 30 लाख कमाए। एक संघर्ष जो अदालत के महासंघर्ष के साथ खत्म हुआ। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं है आप क्या कह रहे हैं। और ब्राउजर की ये होड़ युद्ध की तरह याद की जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट के सामने हमारी हालत बहुत खराब हो गई थी। मतलब हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें क्या ना करें। सब एकजुट थे। ये कोई प्रयोग नहीं था। वो हमें मिटा देंगे। हमें इस कंपनी को खत्म करना होगा। आज हम अद्भुत वीडियो ग्राफिक्स और बेहतरीन आवाज वाले वेब के आदी हैं। माउस के एक क्लिक के साथ हम एक नए रास्ते पर पहुंच जाते हैं। कहां पहुंचेंगे किसे पता। लेकिन 90 के दशक की शुरुआत में वेब बहुत मुश्किल था। बुनियादी तौर पर यह शोध का एक गूढ़ नेटवर्क था जिसकी खोज कुछ साल पहले टिम बर्नर्स-ली नाम के एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने की थी। वेब सिर्फ कुछ पेजों का संकलन था और उनमें बोरिंग आंकड़ों की लाइनों के अलावा और कुछ नहीं था। इसे देखकर खुश होने के लिए आपको बहुत बड़ा संकी होना पड़ता। लेकिन उनमें से एक संकी थे मार्क एंड्रीसन, जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहे थे। तो उन्हें एक अजीब आइडिया आया। उन्होंने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की जिसमें सब लोग, मेरी और आपकी तरह के आम आदमी भी रोजमर्रा की जिंदगी में वेब को इस्तेमाल कर पाए। एंडरसन मेरे पास वाले कैबिन में ही काम करते थे। फिर इस वेब नाम की चीज से वो अचंभे में पड़ गए। उस वक्त इंटरनेट सिर्फ संख्यों के लिए था। ये सच में सिर्फ शिक्षकों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के लिए था। ऐसा कुछ था ही नहीं जो आम आदमी इस पर कर पाता। लेकिन जो इसे इस्तेमाल कर रहे थे, ये उनके लिए बहुत उपयोगी था। उनका कहना था कि ये चीज दुनिया को बदल देगी और ये बहुत बढ़िया बदलाव होगा। ये ग्लोबल हाइपर मीडिया होगा। मैंने भी कहा ठीक है। सबसे ज्यादा जोश एंड्रीसन को ही था, लेकिन फिर जल्दी ही वो और उनके कॉलेज के प्रोग्रामिंग से जुड़े दोस्त वेब को आसान बनाने के लिए काम पर जुट गए। उनकी कोशिश थी कि उसमें छवियां हो, तस्वीरें हो, ऑडियो और वीडियो भी हो। उनकी मेहनत का फल था ये, एक नीरस साधारण पॉइंट एंड क्लिक सॉफ्टवेयर, दुनिया का पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर। आज भी जब भी आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, इसे ही किसी न किसी रूप में इस्तेमाल करते होंगे। सन 1993 में इलिनॉय संकियों ने मोज़ेक को ऑनलाइन कर दिया, जिसे कोई भी डाउनलोड कर सकता था। और क्या निकला ये तोहफा। जब हमने अपने यूजनेट के न्यूज ग्रुप पर यह घोषणा भेजी तो उस वक्त मैंने बस ये लिखा था कि क्या कोई बीटा कोशिशों का हिस्सा बनना चाहेगा, और मुझे 12 जवाब मिले। मैंने उन 12 लोगों को ब्राउजर भेज दिया। उसके बाद तो ये वायरस की तरह फैल गया। 12 से 100, 100 से 1000, फिर 10,000, लाख और फिर लाखों, बस बढ़ते ही गए। ये वो पल था जब इंटरनेट शून्य से विश्वव्यापी हुआ था। संख्यों के खिलौने और वैज्ञानिकों के उपकरण से ये वास्तव में सार्वजनिक माध्यम बन गया। तकरीबन 20 युवा लापरवाह नौजवानों ने क्रांति की शुरुआत कर दी थी। लेकिन मोज़ेक के सही मायनों में विश्वव्यापी होने से पहले इसे एक और चीज की बहुत ज्यादा जरूरत थी, बहुत सारा बेशुमार पैसा। बिल गेट्स और उनका माइक्रोसॉफ्ट समांतर चल रहे थे। इस शख्स ने ही यह महंगी इमारत स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को तोहफे में दी थी। ये यहाँ के भूतपूर्व प्रोफेसर जिम क्लार्क हैं।
क्लार्क पश्चिमी टेक्सास के गरीब घराने से थे जिन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन फिर वो स्टैनफोर्ड में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर बने। उन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था सिलिकॉन ग्राफिक्स। इसने उन्हें वैली में मशहूर कर दिया। उन्हें तेज कारों, महंगी शराबों और कारनामे दिखाने वाले हवाई जहाजों का बहुत शौक है। जब हम पहली बार मिले थे तो वो मुझे हेलीकॉप्टर पर घुमाने ले गए और वहां हम मरते मरते बचे। सिलिकॉन ग्राफिक्स को हाल ही में छोड़ने के बाद क्लार्क को कुछ नए और बड़े पैमाने वाले काम की तलाश थी। मोज़ेक को देखते ही उन्हें यकीन हो गया कि उन्हें जिसकी तलाश थी वो यही है। अलग अलग तरह के माध्यमों को डिजिटल टेक्नोलॉजी का रूप देने के बारे में मैं कई साल से सोच रहा था, और तब ये विचार मेरे दिमाग में आया कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब ही इस रूप में दिखाने वाले माध्यम बनेंगे। बिना वक्त गवाए क्लार्क ने मार्क एंड्रीसन से संपर्क किया, जो कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके इलिनॉय से निकल चुके थे और सिलिकॉन वैली में नौकरी करने चले गए थे। फरवरी 1994 की बात है। मुझे जिम क्लार्क का एक ईमेल मिला जिसमें लिखा था कि मैं एक नई सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू करने की सोच रहा हूं, क्या आप मिलकर बातचीत करना चाहते हैं? तो मैंने कहा वाह, ये तो अच्छी बात है। मैंने दोपहर से पहले ना जगने वाले अपने नियम को तोड़ा, जल्दी उठा और उनके साथ सुबह 7 बजे नाश्ता किया। आने वाले महीनों में मार्क और क्लार्क ने एकजुट होकर इस बात की योजना बनाई कि मोज़ेक को कैसे व्यावसायिक रूप दिया जाए। लेकिन जाहिर है ये काम वैसा नहीं था जिसे वो खुद कर सकते थे। उन्हें एक टीम की जरूरत थी और फिर जल्दी ही उस टीम को बनाने के लिए वो इलिनॉय गए और यही इंटरनेट युग की शुरुआत थी। हम हवाई जहाज से काफी शाम ढले वहां पहुंचे और सबसे पिज्जा पार्लर में मिले। वहां हम सब बैठे, बियर पी, पिज्जा खाया और हमने जो सोचा था उसके बारे में बातचीत की। मेरे ख्याल से हम सब सच बताने में थोड़ा हिचकिचाते रहे थे, क्योंकि वो सिलिकॉन वैली के काफी बड़े आदमी थे, मशहूर थे और उन्होंने एक बड़ी कंप्यूटर कंपनी बनाई थी। सबको पता था कि उनके पास बहुत पैसे हैं, फिर भी वो यहाँ आए और हमारी बात पर गौर किया। उस वक्त मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इससे पैसे कैसे कमाए जा सकेंगे, लेकिन अगर किसी चीज को इतने सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ 9 महीनों में इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या अगर लाखों में पहुंच गई है तो पैसा बनाने का कोई तो तरीका होगा ही, लेकिन उन लोगों को कोई अंदाजा नहीं था। उस वक्त क्लार्क ने बस एक काम किया कि इलिनॉय संख्यों को अपने साथ लिया और उनके सामने ऐसी पेशकश रखी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वापस लौटते वक्त सब बहुत खुश थे, सबकी आंखों में खुशी की चमक थी। और मैं जो यूनिवर्सिटी में अभी अभी आया था, मेरे लिए तो ये फुल टाइम जॉब का ऑफर था। तब तो मैं ग्रेजुएट भी नहीं हुआ था और इतने पैसे मिलने की बात थी, तो मैं ऐसे ऑफर को कैसे ठुकरा सकता था। कहीं ऐसा जरूर लग रहा था कि वेब ब्राउजर दुनिया को बदल देगा। हालांकि जिम क्लार्क ने इस बात की पकड़ को समझ लिया था, लेकिन ज्यादातर लोग ये समझ नहीं पाए और इसमें वो शख्स भी शामिल था जिसकी आपको उम्मीद नहीं होगी, बिल गेट्स। गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक और सीईओ थे। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और बढ़िया फायदा कमाने वाली हाईटेक कंपनी थी। 2 दशकों में माइक्रोसॉफ्ट में पीसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर अपना तकरीबन एक छत्र राज स्थापित कर लिया था और उस एकाधिकार को उसने पूरे कंप्यूटर उद्योग पर पकड़ बनाने के लिए इस्तेमाल किया। वेब साइबर स्पेस की तरह था, तेज रफ्तार और रोमांचित करने वाली चौड़ी खुली सड़क। आपकी जिज्ञासा आपको जहां ले जाना चाहती है, ये आपको वहां ले जाएगा। लेकिन बिल गेट्स ने सोचा कि जानकारी के इस हाईवे पर टोल होना चाहिए और उस रोड के सभी टोल बूथ पर माइक्रोसॉफ्ट का कब्जा हो और उस पर चलने के लिए हम सभी को टोल चुकाना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। गेट्स का ऑनलाइन सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क कहलाया और सन 1994 में बहुत से दूरदर्शी लोगों का अंदाजा था कि वो इसे दुनिया के सर पर थोपने में कामयाब हो जाएंगे, जैसा कि वो आमतौर पर करते थे। ये इंफॉर्मेशन का वो सुपर हाईवे था जिसकी कल्पना वर्षों से भविष्यवादी कर रहे थे। हालांकि गेट्स ने अभी तक महसूस नहीं किया, लेकिन उनका सबसे भयानक सपना अभी सामने आने ही वाला था। उन्हीं की तरह के जोशीले नौजवानों का एक ग्रुप उनकी और माइक्रोसॉफ्ट की अभी तक की हर उपलब्धि को चुनौती देने वाला था। ये शुरू हुआ सिर्फ एक कल्पना से और सारे विश्व में इसका जाल फैल गया। मुझे लगा कि सब इसका इस्तेमाल करें। इसका विकास बेहद दिलचस्प है। कुछ ही लोगों की रुचि सबकी रोज की दिनचर्या का हिस्सा कैसे बन गई। मुझे कहा गया कि पूरी दुनिया को इसके जरिए अपने बस में कर लो। कुछ बच्चों ने एक नई क्रांति की शुरुआत कर दी थी। मैं हूँ जॉन हॉलमन और मैं बताऊंगा कि इंटरनेट अज्ञानता के अंधकार से उजाले में कैसे आया। डाउनलोड द ट्रू स्टोरी ऑफ द इंटरनेट शुरू हो रहा है 8 सितंबर से डिस्कवरी चैनल पर। चश्मे वाले होशियार लड़कपन से ही कंप्यूटर्स के दीवाने बिल गेट्स का टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा ताकतवर शख्स बनने का जुनून शुरू हुआ सन 1975 से। 19 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत करने के लिए उन्होंने हार्वर्ड छोड़ दिया और उनके साथ थे उनके हाई स्कूल के दोस्त पॉल एलन। गेट्स का सपना साधारण था और बेहद महत्वाकांक्षी भी। हर मेज पर एक पीसी हो, हर घर में, हर दफ्तर में और उस हर पीसी पर माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर चल रहा हो। सन 1993 तक उनका सपना साकार होने की हद तक पहुंच चुका था।
दुनिया के तकरीबन 90% पीसीज पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा था। गेट्स और सियाटल के विशाल कैंपस में जुटी माइक्रोसॉफ्ट की फौज ने बहुत ज्यादा मेहनत की और अपने प्रतिद्वंदियों के साथ बहुत कड़ा मुकाबला किया। कंपनी आगे बढ़ती गई और पीछे अपने कामयाबी के तले कुचले प्रतिद्वंदियों को छोड़ती गई। लोटस, वर्ड परफेक्ट, बोरलैंड, नोवेल्स, यहां तक कि आईबीएम को भी पीछे छोड़ दिया। अब गेट्स दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर और प्रभावशाली इंसान थे और ये बात वो जानते थे। एक डिनर पार्टी में वो उनके दोस्त बिल क्लिंटन के प्रेसिडेंट बनने के विषय पर बातचीत कर रहे थे कि तभी उन्होंने कहा कि मेरे पास भी प्रेसिडेंट जैसी ताकत है। उनकी पत्नी ने उन्हें पैर पर मारा, लेकिन सच तो यह था कि शायद वो सही थे। बहुतों के लिए गेट्स की ताकत पुरकशिश थी। अगर आप थॉमस रियर्डन या हार्वी पटोवी की तरह युवा जोशीले सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे तो आपकी जगह यहां थी, और अगर आप सैम जिटाला की तरह अनुभवी एग्जीक्यूटिव थे तो भी आपकी जगह माइक्रोसॉफ्ट थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां हैंडसम होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता था। यहां आपकी होशियारी को कोड खोल सकने की क्षमता से आंका जाता था। दूसरे शब्दों में, जुनून से भरी दीवानगी। 90 के दशक की शुरुआत में माइक्रोसॉफ्ट कैंपस में बेहद जोशीला माहौल था। कंप्यूटर साइंस में सभी उम्र के काफी होशियार लोग आपको मिलेंगे, लेकिन ये कंपनी कुल मिलाकर काफी युवा थी। कंपनी की औसत उम्र शायद 26-27 ही रही होगी। माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये अजीब और गरीब तरीके से सबसे ज्यादा चर्चा में थी। वहाँ के दरवाजे के अंदर घुसते ही एक सनसनी महसूस होती थी। माइक्रोसॉफ्ट में होने वाले हर काम में एक विलक्षणता थी। ये सिर्फ इंजीनियरों का काम नहीं था। मैंने सन 1927 में माइक्रोसॉफ्ट की नौकरी ली। ये उन लोगों का दल था जो जीतना चाहते थे। ये उन लोगों का दल था जो मुकाबले के लिए जमकर तैयार थे। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में अजीब सा माहौल था, लेकिन उसके पीछे जिद से ज्यादा डर और असुरक्षा की भावना थी। गेट्स को पता था कि किसी भी वक्त छोटे से गराज में शुरू हुई छोटी सी कंपनी भी माइक्रोसॉफ्ट का तख्ता पलट सकती है, जैसा कि उन्होंने औरों के साथ किया था। लेकिन अपने भरोसेमंद साथी लेफ्टिनेंट स्टीव बामर के साथ उनका यह इरादा एकदम पक्का था कि वो ऐसा नहीं होने देंगे। कॉलेज की पढ़ाई छोड़ देने वाले गेट्स के विपरीत बामर ने बिजनेस स्कूल में पढ़ाई की थी। गेट्स माइक्रोसॉफ्ट की सुपर ईगो थे, पतले दुबले और होशियार, लेकिन धुन के पक्के बामर उनकी पहचान थे, तगड़े और भावुक। लेकिन गेट्स जैसा बुद्धिमान कोई नहीं था। वो माइक्रोसॉफ्ट के सबसे ज्यादा होशियार शख्स थे, एक ऐसे चतुर इंसान जिसने बेवकूफों को कभी बर्दाश्त नहीं किया। बहुत ही बेतुकी बात है। मैं तो ये इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। नहीं, कहीं कोई गलतफहमी है, कोई गलत ख्याल में है। मेरा मतलब है आपने इसे शुरू से समझा ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। मैं जब भी गेट्स से मिला हमेशा एक बात तो होती थी कि जब भी वो मेरी तरफ देखकर कुछ कहते थे और मैं कुछ ऐसा बोल देता था जिसका उनके हिसाब से कोई सर पैर नहीं होता था, इसीलिए मैंने उनके लिए नौकरी नहीं की। लेकिन थॉमस रियर्डन करते थे। उन्हें गेट्स के साथ अपनी पहली मुलाकात आज भी याद है। वो उनकी जिंदगी का सबसे ज्यादा हताश करने वाला अनुभव था। वो कभी किसी की तारीफ नहीं करते थे, बस ऐसे बोलते थे, ठीक है, अच्छा है, हाँ, थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। बस कुछ ऐसे ही प्रतिक्रिया मिलती थी। ऐसा नहीं था कि उन्हें दिलचस्पी नहीं होती थी। फिर मुझे पता चल गया, मैंने समझ लिया कि अगर आपकी धज्जियां नहीं उड़ाई गई हैं तो वो काफी बड़ी कामयाबी है। अगर आपको उन्होंने 19 बार बेवकूफ नहीं बोला है तो समझो कि बिल के साथ अच्छी मीटिंग हुई है। उनके छत्र छाया में माइक्रोसॉफ्ट की शोहरत हुई। उनके बैंक अकाउंट में अरबों डॉलर थे। विंडोज 95 प्रोग्राम लॉन्च होने के कगार पर था और 1993 में वो दुनिया के हाईटेक शहंशाह बनने वाले थे। लेकिन 2 साल से भी कम वक्त में बिल गेट्स को कॉर्पोरेट इतिहास में जबरदस्त मोड़ लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि क्लार्क एंडरसन और उनकी टीम अपनी पहचान और रास्ते पर रोड़े अटकाने के लिए बस तैयार ही थे। दुनिया के कुछ खास हिस्से कुछ खास तरह के लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। एलए अभिनेताओं के लिए है, लास वेगस जुआरियों के लिए, पेरिस कलाकारों के लिए। सैन फ्रांसिस्को और सान होसे के बीच के इस 50 किलोमीटर लंबे इलाके ने हमेशा से टेक्नोलॉजी के लोगों को अपनी ओर खींचा है। सन 1994 की गर्मियों में यह जगह जिम क्लार्क और उनके युवा वेब ब्राउजर की दीवाने दोस्तों की मंडली का अड्डा थी। बस अगले कुछ ही महीनों में वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी लॉन्च करने ही वाले थे, नेटस्केप कम्युनिकेशंस। क्लार्क की निगरानी में नेटस्केप के लोग अभी भी अपरिपक्व वेब को फैलाने में जुटे हुए थे और उन्हें उम्मीद थी कि इस प्रक्रिया में वो अमीर जरूर बनेंगे। लेकिन उससे पहले उन्हें सांस्कृतिक सदमे के गहरे आघात को झेलना पड़ा।
मैं इससे पहले कभी कैलिफोर्निया नहीं आया था। यहाँ आकर मुझे लगा कि इस जगह के बारे में मुझे पहले कभी किसी ने क्यों नहीं बताया। बहुत सुंदर जगह है। सनकियों के लिए ये डिज्नीलैंड की तरह था। ये एक अच्छा कदम था कि कुछ लोगों को लिया, घर के माहौल से बाहर निकाला और बस नई कंपनी में ला पटका, क्योंकि हम लोगों ने काम के अलावा कभी कुछ और किया ही नहीं था। योजना साधारण थी। इलिनॉय में इसी दल ने पहले ग्राफिकल वेब ब्राउजर मोज़ेक की रचना की थी। अब वो नए ब्राउजर को बनाने के लिए काम में जुट जाएंगे। ये नया ब्राउजर पहले वाले पर आधारित होगा और वो इंटरनेट को व्यापार और संचार का भविष्य बना देंगे। बस दफ्तर का एक और दिन, है ना? जैसा कि मुझे और मेरे दल के दूसरे साथियों को बताया गया था, उद्देश्य था दुनिया पर कब्जा करना, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। कोई शोर शराबा हो हल्ला नहीं था। बस बात ये थी कि जाओ और एक ऐसा बेहतरीन सॉफ्टवेयर बनाओ कि कोई ना समझ ही ये कहे कि मुझे ये नहीं चाहिए। लेकिन नेटस्केप के हर शख्स को पता था कि वक्त सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर रोज वेब की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। डर यह था कि कोई दूसरी कंपनी इसकी संभावनाओं को देखकर अपना ब्राउजर लॉन्च कर देगी और नेटस्केप बस देखती ही रह जाएगी। मैं 36 घंटों में से 24 घंटे काम कर रहा था और 12 घंटे सो रहा था। उन दोनों खाने के नाम पर दो ही चीजें थी, स्कीटल्स और माउंटेन ड्यू। एक बार शुरू होने के बाद उसका महत्व समझ में आया, क्योंकि ये काम करना कोई मुश्किल नहीं था। उनका फिक्रमंद होना ठीक ही था। सियाटल में हालांकि बिल को अभी भी वेब के बारे में कुछ शक जरूर था, लेकिन कुछ दूसरे माइक्रोसॉफ्ट के लोग नेटस्केप के बारे में जानते थे। थॉमस रियर्डन ने एक बार एक छोटी सी कंपनी को जानकारी के लिए संपर्क भी किया था। इससे उन्हें पता चला कि उनका अंदरूनी डर चाहे कुछ भी हो, जनता में उनकी छवि काफी दबदबे वाली है। हमें उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी। मैंने फोन किया और उनके एक एग्जीक्यूटिव से बात की। उसकी बातचीत का रवैया अजीब ही था। मैंने जिसे भी फोन किया सबका रिएक्शन था, वाओ, माइक्रोसॉफ्ट से है। नेटस्केप में किया और 15 मिनट बाद संदेश मिल गया, दिलचस्पी नहीं है। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ आइंदा फोन करने की जरूरत नहीं। माइक्रोसॉफ्ट में होने की वजह से लोगों को उद्योग के मालिक होने जैसे एहसास की आदत हो जाती है। हर कोई कहीं ना कहीं कभी ना कभी इज्जत देता ही है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं। ये साफ था कि नेटस्केप ने ये मान लिया था कि माइक्रोसॉफ्ट लोगों को निकाल लेने वाली कंपनी है। कई महीने बिना रुके कोडिंग पर काम करने के बाद 13 अक्टूबर सन 1994 को नेटस्केप का नया वेब ब्राउजर नेविगेटर बाजार में आ गया। इस पल से नेटस्केप और माइक्रोसॉफ्ट में संघर्ष होना लाजमी ही था, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का दबदबा अभी भी बरकरार था। अब आप शायद ये ना सोचें कि इस लड़ाई में नेटस्केप के पास क्या गुंजाइश होगी, लेकिन नेटस्केप के ब्राउजर नेविगेटर के लॉन्च होते ही उसके लिए कामयाबी का मार्ग पूरी तरह खुल गया। लॉन्च होने वाली रात में डाउनलोड्स पर नजर रखने के लिए हमने एक कंप्यूटर सेट किया। जब भी कोई इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करता तो कंप्यूटर से तोप के गोले दागने जैसी आवाज आती, मानो लड़ाई चल रही है, क्योंकि तोप के गोले की आवाज लगातार आ रही थी। पूरी दुनिया में वेब जंगल की आग की तरह फैल रहा था। इंटरनेट युग की शुरुआत हो चुकी थी और उसमें माइक्रोसॉफ्ट का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। सॉफ्टवेयर के इतिहास में पहले ऐसा कभी नहीं देखा गया था। जो लोग वेब पर थे उनमें से 90% लोग 30 दिन में मोज़ेक से नेटस्केप पर आ गए थे। सॉफ्टवेयर की दुनिया में ऐसा कभी नहीं होता, कभी नहीं। एक वक्त ऐसा भी आया जब नेटस्केप के 10 लाख डाउनलोड हो गए। हम लोग चौंक गए। 10 लाख डाउनलोड काफी बड़ी गिनती है ना? लेकिन माइक्रोसॉफ्ट की चिंता नेटस्केप के छोटे मोटे ब्राउजर नहीं थे। इसकी वजह समझने के लिए थोड़ी टेक्निकल जानकारी जरूरी है। देखिए, कंप्यूटर बिजनेस में कंपनियों के पास सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पर नियंत्रण होता है। यह वो सॉफ्टवेयर होता है जिस पर दूसरे प्रोग्राम चलते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर माइक्रोसॉफ्ट का एक छत्र राज था और इसी वजह से उसके पास चरम प्लेटफॉर्म था। यही वो प्लेटफॉर्म था जिस पर पूरा कंप्यूटर बिजनेस उठा और गिरा। कई साल तक ये कल्पना करना भी मुश्किल था कि कोई इसकी बराबरी करने की हिम्मत भी कर सकता है। लेकिन बिल गेट्स के कई प्रतिद्वंदियों ने एक अलग भविष्य की कल्पना करनी शुरू कर दी थी। एक ऐसा भविष्य जहां ब्राउजर एक विकल्प हो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप कंप्यूटिंग की अपनी सब जरूरतों को ऑनलाइन पूरा कर सकें। इसीलिए होड़ के मैदान में इतिहास का सबसे ज्यादा फायदेमंद सॉफ्टवेयर विंडोज पूरी तरह से बेमानी हो गया था। अचानक हमने महसूस किया कि हमने कवच में आए खम को पकड़ लिया है। ऐसा तरीका है जिसमें कोई विंडोज फ्रेंचाइज को हटा सकता है और ऐसे भी विकल्प हैं जो लोकप्रिय हो सकते हैं और हम अपनी पहले नंबर की पोजीशन से हट सकते हैं। नेटस्केप की कामयाबी को माइक्रोसॉफ्ट नजरअंदाज नहीं कर सकता था। अचानक बिल गेट्स समझ गए, न सिर्फ वेब की महत्ता को बल्कि अपने उत्पाद के पैमाने को भी समझे और उसमें सुधार की जरूरत को भी। अभी इसी वक्त
एक रात गेट्स अपने कंप्यूटर पर बैठे और अपने सहयोगियों को नोट भेजा जिसका शीर्षक था द इंटरनेट टाइडल वेव। उन्होंने घोषणा की कि पीसी के बाद वेब का विकास ही एकमात्र महत्वपूर्ण विकास है। नेटस्केप को उन्होंने नया प्रतिद्वंद्वी कहा जो इंटरनेट पर उभरा है, ऐसा प्रतिद्वंद्वी जिसके लिए माइक्रोसॉफ्ट को लिखना पड़ा कि बराबरी करो और उनसे आगे बढ़ जाओ। ये एक जबरदस्त मोड़ था। अब हर कोई अगले हफ्ते या अगले महीने के बारे में नहीं सोच रहा था, बस कल से शुरू करना था। वो बस बदलाव लाने के बारे में सोच रहा था। बिल का कंपनी के लिए संदेश था, इस नई लड़ाई को लड़ने के लिए हमें बहुत सारे तरीके खोजने पड़ेंगे। इसे ही आप कह सकते हैं ब्राउजर युद्ध की शुरुआत। सन 1993 में वेब को ना कोई जानता था और ना ही लोकप्रिय था, बस कंप्यूटर हैकर्स और वैज्ञानिकों के बीच ही इसकी पहचान थी। लेकिन सन 1995 तक स्थिति बिल्कुल बदल चुकी थी। सिलिकॉन वैली के कुछ इंजीनियरों का जोश और करिश्माई हुनर की बदौलत इंटरनेट एक संपूर्ण व्यापार का रूप ले रहा था और इस टेक्नोलॉजी की महत्ता की तुलना टेलीविजन और प्रिंटिंग प्रेस से होने लगी थी। नेटस्केप का नंबर सबसे पहला था। इसके ब्राउजर लाखों लोगों के लिए वेब तक पहुंचने का प्रवेश द्वार बन रहे थे। कंपनी ने हाल ही में एक सम्मानीय सीईओ को नौकरी पर रखा था और आमदनी की शुरुआत होती दिखाई देने लगी। भविष्य सुनहरा दिख रहा था, लेकिन क्या सच में? ये शख्स यकीनन ऐसा नहीं सोच रहा था। इनका नाम है गैरी रीबैक। ये सिलिकॉन वैली के मशहूर वादा खिलाफी को सही ठहराने वाले वकील हैं। ये सन 1995 की गर्मियों में अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे थे। वैली के दूसरे लोगों की तरह ये जानते थे कि बिल गेट्स इंटरनेट के पीछे हैं। ये वैली के अपने मुवक्किलों की तरफ से माइक्रोसॉफ्ट से टक्कर ले चुके हैं और उसी अनुभव के आधार पर इन्हें ये भी पता था कि जब गेट्स आपके बिजनेस के पीछे पड़ते हैं तो वहाँ हलचल होगी ही। अब रीबैक को नेटस्केप ने नौकरी पर रख लिया था। उन्होंने फौरन ही पहचान लिया कि युवा कंपनी के सामने जो खतरा है, अनजाने में वो उसे बहुत कम समझ रही है। नेटस्केप की बिजनेस योजना का अनुमान था कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी या तो कानून का पालन करेगी या कोई उसे कानून मानने पर मजबूर कर ही देगा। आखिर जब आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको ये तो उम्मीद नहीं होती कि आपका प्रतिद्वंद्वी आपके कारखाने को आग लगा देगा। आपको ये उम्मीद नहीं होती है कि प्रतिद्वंद्वी वितरक के पास चला जाएगा और उन्हें चुनौती देगा कि अगर उन्होंने आपका सामान रखा तो वो उन्हें बिजनेस से बाहर धकेल देगा। लेकिन पता है क्या, माइक्रोसॉफ्ट ने बिल्कुल यही किया। नेटस्केप के साथ अब मुश्किल ये थी कि माइक्रोसॉफ्ट और बिल गेट्स ने ये महसूस कर लिया था कि ये युवा कंपनी उनके प्रभुत्व के लिए खतरा है। इस हाईटेक लड़ाई की शुरुआत में गेट्स ने कूटनीतिज्ञों के एक खास दल को भेजा जिसमें थॉमस रियर्डन भी थे, दुश्मनी की रेखा के पीछे आमने सामने वार करने के लिए, यहाँ जो कभी नेटस्केप का कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर था। आखिर में एक मीटिंग रखी गई जो आधुनिक बिजनेस के इतिहास में सबसे ज्यादा विवादों वाली मीटिंग थी। माइक्रोसॉफ्ट और नेटस्केप की मीटिंग यहाँ हुई, बस ये बात हम जानते हैं। लेकिन बंद दरवाजों के पीछे वास्तव में क्या हुआ, ये कड़वा रहस्य और तर्क का विषय है। माइक्रोसॉफ्ट का बयान कुछ इस तरह का था। हम जून 1995 को वहां गए। हमने उनसे बहुत खुलकर बातचीत की कि हम नेटस्केप के साथ मिलकर कैसे काम कर सकते हैं। हम उनके साथ वेब सर्वर पर, ब्राउजर पर कैसे काम कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नेटस्केप के सॉफ्टवेयर के साथ कैसे चल सकता है। ये काफी खुली बातचीत थी जो 6 घंटे तक चली। पूरा दिन ही हो गया। मेरे ख्याल से काफी अच्छे माहौल में आराम से बातचीत हुई। अरे इसमें तो कुछ गलत नहीं लग रहा है, लेकिन नेटस्केप का बयान थोड़ा अलग था। वो मीटिंग के लिए आए और उन्होंने एक पेशकश रखी। पेशकश थी कामयाबी हमारी, लेकिन शायद आप भी वहां हो, या कामयाबी हमारी और आपका नामो निशान ना हो। बुनियादी तौर पर ये दो विकल्प थे। ये गॉडफादर फिल्म के उस सीन जैसा ही था। मेरा मतलब है नेटस्केप के सामने ऐसी पेशकश थी कि वो मना ही न कर पाए। मैंने बचपन में अपने दोस्तों के साथ ये फिल्म देखी थी। हमने गॉडफादर स्टाइल में ही नेटस्केप को चुनौती दी। बात बहुत बेकार है, एकदम बेतुकी। हमारी सब टेक्नोलॉजी पर असीमित पहुंच के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने $10 लाख की पेशकश रखी और ये एक ही बार में दी जाने वाली फीस थी। दरअसल उनका कहना था कि हम $10 लाख में आपका पूरा बिजनेस खरीद लेते हैं। सौदा करो या छोड़ो, क्योंकि अगर तुम छोड़ोगे तो हम तुम्हारी हर चीज की नकल कर लेंगे। मुझे याद है तब मैं सोच रहा था कि अगर ये गैर कानूनी नहीं है तो होना चाहिए। अगर नेटस्केप का दावा सच था तो मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने कानून तोड़ा था। अमेरिकी एंटी ट्रस्ट लॉ के मुताबिक वो कानून उन कंपनियों के बर्ताव पर प्रतिबंध लगाने के लिए था जिनके पास किसी चीज पर एकाधिकार था, और ज्यादातर विशेषज्ञ इस बात को मानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर एकाधिकार था। मीटिंग होने के कुछ ही घंटे बीते होंगे कि नेटस्केप ने गैरी रीबैक को यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट को सचेत करने के लिए निर्देश दिए कि उन्हें बताया जाए मीटिंग में क्या हुआ, और उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ मुकदमा दायर करने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन थॉमस रियर्डन को शक हो गया था।
नेटस्केप ने एंटी ट्रस्ट वकील क्यों रखा, और वो भी कोई ऐसा वैसा एंटी ट्रस्ट वकील नहीं, बल्कि मशहूर गैरी रीबाक, जो माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ एक सरकारी मुकदमे को वर्षों तक खींचने के लिए मशहूर थे। मतलब हम काफी सह चुके थे। मीटिंग रखी गई थी। पागलपन ही था, बेशक। उस वक्त हाई टेक्नोलॉजी में नेटस्केप एक उभरती हुई कंपनी थी। माइक्रोसॉफ्ट पर आरोप लगाने की उसे क्या जरूरत थी? वॉल स्ट्रीट पर विश्लेषक और बैंकर उनकी तारीफों के पुल बांधने लगे थे। उनका ख्याल था कि नेटस्केप अगर आईपीओ लॉन्च करें तो उसका भविष्य काफी उज्जवल है। मैंने नेटस्केप को अपनी तरह आंका। मैंने महसूस किया नेटस्केप अब तक की सबसे जल्दी तरक्की करने वाली सॉफ्टवेयर कंपनी हो सकती है। जिम क्लार्क ने मेज को बजाना शुरू कर दिया। वो बस कह रहे थे कि हमें इसे सार्वजनिक बनाना ही है। हम अभी इसे सार्वजनिक बनाएंगे। और कमर सबकी प्रतिक्रिया थी कि अच्छा, मतलब आपको यकीन है? आप बस अनुमान लगा सकते हैं कि हमें साल में 6 से 8 करोड़ की आमदनी होगी। 1 मिनट रुकिए, जरा 1 मिनट, जरा सोचिए। वॉल स्ट्रीट का एक सामान्य नियम था कि किसी कंपनी को सार्वजनिक होने से पहले 2 साल तक या कम से कम 1 साल तक तो लगातार फायदा दिखाना पड़ेगा। लेकिन नेटस्केप को तो अगस्त 1995 को बने हुए ही 1 साल हुआ था। 1 पैसे का नफा नहीं हुआ। नफा होना तो दूर की बात है। मुझसे जिम क्लार्क ने उस वक्त कहा था कि वो इस कंपनी को इतनी जल्दी सार्वजनिक इसलिए बनाना चाहते हैं कि उन्हें एक ही झटके में बहुत सारे पैसे चाहिए, जिससे वो अपने लिए कंप्यूटराइज्ड यॉट बना सके। और इन हालात में नेटस्केप का सार्वजनिक होना पागलपन ही था। नहीं, आईपीओ के दिन नेटस्केप का रेट आसमान पर पहुंच गया। उसने इंटरनेट पर बढ़ते व्यापार को चिंगारी दे दी, जिसका असर पूरे दशक तक रहा। मैं ट्रेडिंग फ्लोर पर थी। मैं ट्रेडर डेविड स्लेन और मैट कसोल्डा से बातचीत करने गई, जो मेज कुर्सी फलांगते हुए मेरे सामने आए। उन्होंने मुझे डेव के सामने जाने से रोका और मैंने कहा, क्या हो रहा है? उन्होंने बताया कि शेयर का सौदा काफी अच्छा चल रहा है और डेव का ध्यान वही रहना चाहिए। चारों तरफ सबसे बड़ा आईपीओ, सबसे बड़ी तरक्की की धूम मच गई। हमने सोचा, वाह, लोग सचमुच हमें पसंद करते हैं। इंटरनेट उस वक्त की सबसे बड़ी सुर्खी बन गया और बाद में आम जनता में इसकी जागरूकता जाग गई। और उस वक्त लोग इसकी ओर एक ऐसे स्तर पर आकर्षित हुए कि सबकी जुबान पर बस एक ही बात, और कुछ नहीं। मैंने कंपनी में 50 लाख लगाए थे और आईपीओ वाले दिन ही मैंने 66 करोड़ 30 लाख कमा लिए। क्लार्क के पास यॉट खरीदने के पैसे तो आ गए थे और नेटस्केप के पास इतना पैसा हो गया था कि वो पब्लिक कंपनी बनी रही, जिसके शेयर के दाम $120 चल रहा था। कुल मिलाकर कंपनी का मूल्यांकन 2 अरब से भी ज्यादा था। नेटस्केप के इंजीनियर 30-25 साल के युवा अब अमीर मशहूर सन की थे। जाहिर है कामयाबी उनके सर चढ़ गई थी। अपनी ही धुन में चूर नेटस्केप के लोग सोचने लगे थे कि उन्हें कोई नहीं हरा सकता। दोस्तों के साथ उनका बर्ताव बदल गया और दुश्मनों के साथ, खासकर एक के साथ, उन्होंने सिलिकॉन वैली के खास नियमों में से एक को तोड़ डाला। किसी पर उंगली मत उठा। उन दिनों जब माइक्रोसॉफ्ट को कोई भाव तक नहीं देता था, तब भी मार्क एंडरसन हमेशा सुर्खियों में रहते थे। मार्क एंडरसन कई मौकों पर बहुत स्पष्ट हो जाते थे कि वो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में ज्यादा सोचते नहीं हैं। उन्होंने मान लिया है कि विंडोज प्रोग्राम खत्म हो चुका है। विंडोज खराब ड्राइवर वाला बेकार ऑपरेटिंग सिस्टम होने वाला है। ये वाक्य एंडरसन के कहे वाक्यों में से एक है। खराब ड्राइवर वाला बेकार ऑपरेटिंग सिस्टम? भाई क्या मतलब हुआ इसका? मेरे और आप जैसे आम लोगों के लिए ये भाषा कोई बहुत बुरी नहीं है, लेकिन अगर आप इंजीनियर हैं, मतलब जो कंप्यूटर की भाषा जानते हैं, मार्क एंडरसन का ये वाक्य बिल गेट्स को गाली देने जैसा है। इस बात ने फौरन गेट्स पर असर किया और माइक्रोसॉफ्ट नेटस्केप के खिलाफ लड़ाई में सामने आ गई। विंडोज का विकास करने वाले लोगों के लिए, जो कि दुनिया के बेहतरीन विशेषज्ञ थे, उनका मानना था कि उनकी बनाई चीज को खराब ड्राइवर वाला बेकार ऑपरेटिंग सिस्टम कहा गया, बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाने वाला था। ये उनकी तौहीन थी और इसी से उन्हें प्रेरणा भी मिली। मैंने अपने गलियारे में नेटस्केप के एग्जीक्यूटिव की फोटो लगा ली और उनके कहे वाक्य भी लिख दिए, लोगों को जोश दिलाने के लिए कि ये हैं वो लोग जिनसे आपका सामना हो रहा है। फिर इस तरह के लेख दिखाई देने लगे जहां लोग पूछते थे नेटस्केप या माइक्रोसॉफ्ट, तो हम कहते थे नहीं नहीं, हम दरअसल माइक्रोसॉफ्ट हैं, हमारी नई कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है। इंजीनियरों की लड़ाई काम आई। भड़के हुए जोश के साथ 7 दिसंबर सन 1995 को गेट्स ने दुनिया को दिखा दिया कि नेटस्केप पर उनकी नजरें थी। माइक्रोसॉफ्ट ने क्लार्क और एंडरसन की छेड़ी लड़ाई को दफन करने की ठान ली। वो खुद अपना वेब ब्राउजर ले आए थे, इंटरनेट एक्सप्लोरर।
माइक्रोसॉफ्ट ने सियाटल में संवाददाता सभा और विश्लेषकों की एक सभा रखी। उन्होंने पर्ल हार्बर के हमले की सालगिरह वाले दिन आयोजन रखा और उसे पर्ल हार्बर डे कहा। उसके पीछे नजरिया ये था कि वो नेटस्केप पर हमला करने वाले थे उन सब हथियारों के साथ जो उनके पास थे। माइक्रोसॉफ्ट का हर शख्स, हर दल, हर उत्पाद नेटस्केप के खिलाफ तैनात था। हम ये कह सकते हैं कि ये इंटरनेट के लिए केंद्रित था, लेकिन नेटस्केप के खिलाफ था। बस यही बात थी, यही सब कुछ था। सभी तैयार थे, यहाँ कोई अभ्यास नहीं हो रहा था। हमें इस कंपनी को खत्म करना होगा। इंफॉर्मेशन हाईवे पर ट्रैफिक की रफ्तार तेजी से बढ़ रही थी। गेट्स ने सभी रुकावटों को हटा दिया था, वेब में लाखों डॉलरों का निवेश किया और इंटरनेट एक्सप्लोरर को माइक्रोसॉफ्ट का करो या मरो वाली वजह बना दिया। सोया हुआ शेर जाग गया था और अब नेटस्केप कंपनी मुसीबतों के पहाड़ के नीचे दबने वाली थी। काश, बस काश किसी को छेड़ने की भूल न हुई होती जिससे उनका गुस्सा भड़का। काश एंड्रीसन ने इतने सख्त अल्फाजों में आलोचना न की होती। अगर आप दूसरे लोगों के साथ एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। एंडरसन का ये कहना कि विंडोज बेकार है शायद ठीक नहीं था। सन 1996 तक इंटरनेट की धूम मच गई थी। अरबों डॉलर दांव पर थे। माइक्रोसॉफ्ट और नेटस्केप के बीच ताकत का जोरदार संघर्ष शुरू हो चुका था कि कौन वेब की दुनिया में अपना प्रभुत्व जमाएगा। संघर्ष अपने आखिरी सबसे ज्यादा नाटकीय चरण में प्रवेश कर रहा था और नेटस्केप के लिए यह विनाश की स्थिति थी। नेटस्केप के पहल करने के बावजूद माइक्रोसॉफ्ट की इंटरनेट एक्सप्लोरर टीम के पास कुछ वास्तविक सुविधाएं थी। विशाल वित्तीय स्रोत और कंप्यूटिंग कोडिंग के जानकार लोगों का भंडार और साथ ही बिल गेट्स जैसा लीडर जो कुछ भी करने के लिए तैयार था। यहाँ तक कि नेटस्केप को खत्म करने के लिए कानून को तोड़ने तक भी। वेब पर छा जाने वाली नई ताजा कंपनी ने जनता को पूरी तरह अपने बस में कर लिया था। मुझे याद है मैं कॉलेज गया था। वहाँ दोस्तों से बातें करते वक्त मैंने उन्हें बताया कि मैं माइक्रोसॉफ्ट में नेटस्केप का मुकाबला करने वाले प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, तो लोग मुझ पर हंसने लगे और कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। माइक्रोसॉफ्ट की योजना एकदम सीधी थी। नेटस्केप की हर गतिविधि का विश्लेषण करो और फिर उसकी नकल करो। इंटरनेट एक्सप्लोरर के एक के बाद एक वर्जन निकालो और फिर ब्राउजर मार्केट शेयर से नेटस्केप की बढ़त को गिरा दो, एक बार में 1%। मैं सुबह उठता, बच्चों को नाश्ता देता, फिर उन्हें डे केयर स्कूल में छोड़कर सुबह 9:30 बजे तक काम पर आ जाता और सुबह ही से रात गए 3:30 बजे तक काम करता रहता। बस घर आता था, 4 घंटे सोता, बच्चों के साथ नाश्ता करता और उन्हें छोड़ते हुए फिर सुबह 9:30 बजे दफ्तर। बस यही सिलसिला चलता रहता था। माइक्रोसॉफ्ट में हमें कोई अतिरिक्त तनख्वाह नहीं मिलती थी। हमें बस ये डर था कि हमारा उत्पाद नाकामयाब ना हो जाए। सिर्फ इंजीनियर ही इस तरह काम नहीं कर रहे थे जैसे कि उनकी जिंदगी बस इसी पर निर्भर हो। गेट्स के पास एक और अचूक हथियार भी था, उसके सेल्समैन की पूरी तरह से समर्पित टीम। गोपनीय, कठोर और कभी-कभी कपटी तरीके अपनाने वाली इस टीम का उद्देश्य साफ था, नेटस्केप नेविगेटर को बिजनेस से बाहर करना, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके एयर सप्लाई को काटना है, माइक्रोसॉफ्ट के एक बंदे ने कहा था। और माइक्रोसॉफ्ट के हर ग्राहक को इंटरनेट एक्सप्लोरर इस्तेमाल करने की जबरदस्ती। जो लोग पीसी बनाने वालों को सॉफ्टवेयर बेचते थे, वो कुछ इस तरह के लोगों का दल था कि वो पैसा तो बना रहे थे, लेकिन शायद उन्हें देखकर हम जानना ही नहीं चाहते थे कि वो पैसा कैसे बना रहे हैं। वो निंजा की तरह थे। मतलब आप उनसे पूछिए मत कि वो क्या करते हैं, वो बस जाते थे और सौदा कर लेते थे। पता है, आधे अरब डॉलर के सौदे। उन्हें जो करना होता था वो करते थे। मैं जानना भी नहीं चाहता था और मेरे आसपास के लोग भी नहीं जानना चाहते थे। गेट्स के सेल्समैन की छुपी रुस्तम फौज ने पीसी बनाने वालों को इंटरनेट एक्सप्लोरर के अलावा और कुछ भी इंस्टॉल करने से रोकने के लिए सभी तरह के हथकंडे अपनाए। उन्होंने कॉम्पैक्ट से कहा कि अगर वो हमारे ब्राउजर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट उनका विंडोज का लाइसेंस खारिज कर देगा। कॉम्पैक्ट विंडोज के लाइसेंस के बिना बाजार में रह ही नहीं सकता था और इसीलिए उन्होंने हमारे ब्राउजर के डिस्ट्रीब्यूशन को रोक दिया। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जो भी बुरा भला कहा जा रहा था, उसके बावजूद वो कामयाब थे। दोनों कंपनी अपने ब्राउजर के एक के बाद एक वर्जन निकालकर आमने सामने डटी हुई थी, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर का मार्केट शेयर लगातार बढ़ता गया और नेटस्केप को ये महसूस होने लगा कि माइक्रोसॉफ्ट उससे आगे निकल गया है। गलती की गुंजाइश जरा भी नहीं है। एक डेडलाइन निकली यानी सामने तलवार लटक रही है। कोई ढील नहीं थी, बहुत कठिन था। माइक्रोसॉफ्ट के सामने हमारी हालत बहुत खराब थी। मतलब हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें क्या ना करें। वो हमें मिटा देंगे। नेटस्केप को अपनी बर्बादी के साए मंडराते दिखाई दे रहे थे। अगर उसे बाजार में रहना है तो कंपनी को फायदा दिखाना होगा। आमदनी की एक एक पाई कीमती थी, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के बैंक में अरबों डॉलर थे जिससे वो कंपनी कुछ ऐसा कर सकती थी जो बेमिसाल हो।
वेब ब्राउजर के लिए पैसे वसूल करने के बजाय माइक्रोसॉफ्ट अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर को मुफ्त में देने लगा। माइक्रोसॉफ्ट ने एक पूरा पैकेज बनाया, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। IE4 के साथ मुकाबला खत्म हो गया। 80% लोग IE4 इस्तेमाल कर रहे थे। 80% मतलब सभी। सितंबर सन 1997 तक ब्राउजर युद्ध खत्म हो चुका था। माइक्रोसॉफ्ट विजयी रहा। नेटस्केप कंपनी लड़खड़ा रही थी, उसका बिजनेस फिसल रहा था और टिके रह पाना भी मुश्किल था। इंटरनेट एक्सप्लोरर 4.0 के लॉन्च पर बिल गेट्स ने एक जश्न मनाने का फैसला किया, उन लोगों के लिए जिन्होंने इस ब्राउजर को बनाया था। लेकिन जश्न सियाटल में मनाने के बजाय उन्होंने सोचा कि यही जगह सही रहेगी, यहाँ सैन फ्रांसिस्को में, जो कि नेटस्केप के इलाके का केंद्र है। जश्न के दौरान थॉमस रियर्डन और उनके मदहोश साथियों ने देखा कि इंटरनेट एक्सप्लोरर का 9 फुट ऊंचा ई प्रतीक लॉबी में खड़ा है। इस कामयाबी के प्रतीक को देखकर उनके मदहोश दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया। हमने उस बड़े विशाल कई 100 पाउंड के ई को इस ट्रक पर चढ़ाया पर उसे उतार पाना बहुत मुश्किल था। ट्रक में पीछे बड़ा सा ई था। माइक्रोसॉफ्ट के मदहोश अधिकारियों ने ड्राइवर को पैसे दिए और उन्हें 101 हाईवे पर सिलिकॉन वैली ले जाने को कहा। उन्होंने उस ई को यहाँ छोड़ा, नेटस्केप के फव्वारे के अंदर, और फिर वापस अपने होटल चले गए। ये युवा लोगों की मस्ती थी? बिल्कुल, लेकिन सटीक प्रतीक भी था। तब से नेटस्केप कंपनी लुढ़कती ही चली गई। 1 साल बाद कंपनी का मार्केट शेयर 1 डिजिट का ही रह गया। इंटरनेट युग को शुरुआत करने वाली कंपनी को AOL ने ले लिया, जिसकी साख अच्छी नहीं थी। कुछ ऐसा ख्याल था कि हम जो बना रहे हैं वो हमेशा रहेगा, लेकिन AOL के साथ मिल जाने पर पता चला कि सब खत्म हो गया, बस कुछ नहीं रहेगा, और वो मान लेना बहुत ज्यादा कठिन था। नेटस्केप के अंत पर जिम क्लार्क भी परेशान थे, लेकिन उनके पास खुद को सांत्वना देने के 1000 तरीके थे। मैंने कंपनी में 50 लाख लगाए थे और आखिर में तकरीबन 200 करोड़ कमाए भी। ये फायदा मेरी उम्मीद से कुछ ज्यादा ही था। नेटस्केप के शुरुआती इंजीनियरों ने भी अपना लाखों का मुनाफा कमा लिया था, लेकिन आखिर में वो सोचने पर मजबूर थे कि क्या हो सकता था। पता है, हम कुछ नहीं थे। हम इससे कहीं ज्यादा बेहतर थे। हाँ, बेहतर थे। हाँ। हम हारते भी तो शान से। नहीं, हम बहुत मक्कार साबित होते। ये बात मुझे अब पता चली। दरअसल हमें सही मौका ही नहीं मिला। जिम क्लार्क और उनकी टीम की हार तो जरूर हुई, लेकिन उनके लिए कम से कम लड़ाई खत्म तो हुई। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट और गेट्स के लिए सच इसका उल्टा था। अब उनके सामने नेटस्केप से कहीं बड़ा और कहीं ज्यादा खतरनाक दुश्मन था। गेट्स इस तरह के दुश्मन के साथ पहले कभी नहीं उलझे थे। यह सिलिकॉन वैली में रहने वाला दुश्मन नहीं था और उसे सॉफ्टवेयर की जरा भी जानकारी नहीं थी, लेकिन इसने माइक्रोसॉफ्ट के 2 टुकड़े कर देने की धमकी दी। दुश्मन थी अमेरिकी सरकार, जिसे यह लग रहा था कि गेट्स कोई नायक नहीं बल्कि हाईटेक आतंकवादी है। सन 1998 यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस पर माइक्रोसॉफ्ट के सिलिकॉन वैली के दुश्मनों ने वार किया। नेटस्केप और उनके रॉटवाइलर वकील गैरी रीबैक ने बिल गेट्स की कंपनी के खिलाफ ऐतिहासिक एंटी ट्रस्ट मुकदमा दायर किया। सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट पर इल्जाम लगाया कि कंपनी विंडोज की मोनोपोली का गलत इस्तेमाल कर रही है। वो ग्राहकों को सीधे नेटस्केप के उत्पादों को इस्तेमाल करने से रोक रही है और इस तरह कंपनी का काम करने का तरीका ही गलत है, यानी कानून के खिलाफ। अब माइक्रोसॉफ्ट का भविष्य अधर में लटक रहा था। अपने आप को प्रेसिडेंट जितना ताकतवर कहने वाला शख्स अपनी कंपनी को अदालत में खड़ा देख रहा था। उस पर कानून तोड़ने के इल्जाम थे। उन्हें खुद को वीडियो टेप पर देने वाले लंबे बयान के लिए मजबूरन तैयार करना पड़ा। अदालत में जाने से पहले उन्होंने उससे सवाल पूछे और जवाबों की फिल्म बनाई। ये सब बिल गेट्स के लिए एकदम नया था कि कोई उनसे सीधे कड़क सवाल पूछ रहा है और वो जवाब देने से इनकार भी नहीं कर सकते। यहाँ आपने टाइप किया है इम्पोर्टेंस हाई। नहीं। नहीं, वो मैंने टाइप नहीं किया। तो किसने टाइप किया है? कंप्यूटर ने। दुनिया के सबसे अमीर आदमी को जनता ने इस तरह पहले कभी नहीं देखा था। चिड़चिड़ा, आक्रामक, शांत, टालमटोल करने वाला, परेशान सा आदमी, आडंबरी, याददाश्त भूला हुआ सा, एक बच्चे जैसा। नहीं, ना मैंने ऐसा स्टैम्प देखा है और ना इस्तेमाल किया है। इस बयान के दौरान जितने दस्तावेज आपको दिखाए गए हैं, आपने उन पर इस तरह के स्टैम्प को नहीं देखा? क्या आप मुझे वो सब दिखा सकते हैं? वक्त की बर्बादी है, वक्त की बर्बादी ही है। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं। इन टेप में वो एक सच्चे ईमानदार रूप में दिखाई नहीं दिया।
अदालत में सरकार ने पर्दे पर गेट्स को जून 1995 की बदनाम मीटिंग के बारे में किसी भी जानकारी से इनकार करते हुए दिखाया। उन्होंने कहा, मुझे बिल्कुल पता नहीं कि नेटस्केप कंपनी क्या कर रही है। लेकिन फिर अदालत ने गेट्स को 2 ईमेल दिखाए जो उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के किसी आला अधिकारी को भेजे थे उस मीटिंग से कुछ ही हफ्ते पहले, जिसमें नेटस्केप से निपटने की उनकी चाल की रूपरेखा थी। गेट्स ने घोषणा की कि उन्होंने सोचा था कि नेटस्केप से कोई बहुत बड़ी डील होने वाली है और ये भी कि माइक्रोसॉफ्ट उनसे कुछ खरीद भी सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो ऐसा होता देखना चाहते थे। क्या हमारे पास वो लोग हैं जिन्होंने ये सब आगे बढ़ाया और वो डील की जो शायद उन्हें नहीं करनी चाहिए थी? मैं कहूँगा हाँ, मेरे ख्याल से हमने ये किया था। हमारे प्रतिद्वंदियों के लिए बहुत मुश्किल हो गई थी क्योंकि उन्होंने हमारी पोजीशन का फायदा उठाया था और अफसोस इस बात का है कि वही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के लिए खतरा बन गया। आपके खिलाफ एंटी कंपटीशन मुकदमा दायर करके दरअसल हम ग्राहकों के लिए हालात बदतर करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि मेरा काम था एक बेहतर उत्पाद की रचना करना जिससे आम लोग जैसे मेरी माँ, मेरा भाई, मेरे दोस्त मेरे उत्पाद का इस्तेमाल इसलिए करें क्योंकि वो बेहतर हैं। जून 2000 में माइक्रोसॉफ्ट के मुकदमे से ताल्लुक रखने वाले फेडरल जज ने आखिरी फैसला सुना दिया। मुजरिम, मुजरिम, मुजरिम। उन्होंने सुझाव दिया कि कंपनी का बंटवारा किया जाए। इसकी वजह से कंपनी की स्टॉक मार्केट वैल्यू रातों रात $30 अरब गिर गई थी। फैसले ने इंटरनेट एक्सप्लोरर की सबसे ऊंची उड़ान भरने वाली टीम को धरती पर ला पटका, लेकिन ये खुद गेट्स पर बहुत महंगा पड़ा। इस मुकदमे ने माइक्रोसॉफ्ट के बॉस को बुरी तरह हिला दिया था। वो टूट चुके थे, बीमार पड़ गए थे। एक बार मुझे माइक्रोसॉफ्ट के एक सदस्य ने बताया था कि गेट्स कंपनी की एक बोर्ड मीटिंग में भी बुरी तरह रो पड़े थे। आखिर में फेडरल अदालत में अपील करने पर अदालत ने कहा कि वो इस फैसले से सहमत है कि माइक्रोसॉफ्ट ने सिलसिलेवार कानून को तोड़ा है, लेकिन ये भी माना कि अदालत का फैसला काफी कठोर है और कंपनी के 2 हिस्से करने ही पड़ेंगे। कई लोगों को लगा कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एक बार फिर कोहराम मचा देगी, लेकिन आज कुछ साल बाद स्टैनफोर्ड में गेट्स कंप्यूटर साइंस बिल्डिंग के सामने खड़े होकर लग रहा है कि पूरा किस्सा इतना साधारण सरल नहीं था। विडंबना यह है कि यह इमारत जिम क्लार्क की खरीद इमारत के पास ही है। मुकदमे के खत्म होने पर गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की अपनी सीईओ की पोजीशन दूसरे नंबर के स्टीव बामर को दे दी। अब वो अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त गेट्स फाउंडेशन के तहत अपने सबसे मनपसंद शौक लोक सेवा को देने लगे थे। एक बात साफ थी कि पहले दशकों के रबर उद्योगपति जेडी रॉकफेलर की तरह गेट्स भी अपने भूलों को अपने लोकोपकार और दानशीलता से सुधारने की कोशिश कर रहे थे। अब यह बात साफ थी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में वो ताकत नहीं रही जो कभी हुआ करती थी। बहादुरों की मदमस्त चाल जो सुनहरे युग में अपनी कंपनी की पहचान थी, धूमिल पड़ चुकी थी। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ब्राउजर युद्ध तो जीत लिया था जिसकी चिंगारी नेटस्केप ने लगाई थी, लेकिन उसने एक नई पीढ़ी को राह दिखा दी। गूगल जैसी कंपनियों ने माइक्रोसॉफ्ट को बूढ़ा पुराना बनाकर डगमगा दिया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने 2 दशक पहले IBM के साथ किया था। तो इस तरह हाईटेक दुनिया की एक सच्चाई फिर से सामने आ गई। एक क्लिक के साथ सब कुछ गायब हो सकता है, ऐसे।